औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोहम्मद जमीर राजहान आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप तमाम अहबाब जानते हैं, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ज़िक्र किया था कि मैं आपके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर ये वीडियो करने जा रहे हैं। चूँकि इस वीडियो को करने का मकसद ये है कि आजकल के दौर में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर बंदा किसी न किसी प्रॉब्लम से, किसी न किसी स्ट्रेस से, किसी न किसी वजह से परेशान है। तो उसका हल क्या है, उसकी वजूहात क्या हैं, तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएँ ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो नाज़रीन, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस एक्चुअली है क्या, उसकी वजूहात क्या हैं, उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। तो चलें नाज़रीन, अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली स्ट्रेस होता क्या है। तो नाज़रीन, पहली चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ स्ट्रेस? व्हेन लाइफ्स डिमांड सीम्स टू हैवी। पहली वजह जो स्ट्रेस की होती है वो ये होती है कि जब आपकी ज़िंदगी की जो डिमांड्स होती हैं, जो ख्वाहिशात होती हैं आपकी, वो बहुत ज़्यादा हों, तो उस वजह से लिमिटेड रिसोर्सेज हों और आप हर वक्त ये सोचें कि इसको किस तरह से फुलफ़िल किया जा सकता है, कैसे इनको कंप्लीट किया जाएगा। तो ये सोचने की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है स्ट्रेस की, कि जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिमांड हो, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात हों, बहुत ज़्यादा आपके सपने हों, ख्वाब हों, तो उनको जो कंप्लीट करने के लिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो ये पहली वजह होती है जिससे आपको स्ट्रेस होती है। दूसरी जो वजह है स्ट्रेस की नाज़रीन, वो है फीलिंग एंशियस एंड टेंस। आप हमेशा तनाव का शिकार रहें, बेचैनी रहे, तो स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह, दूसरी वजह ये है कि बेचैनी और तनाव का शिकार रहना। आगे हम मज़ीद इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले हम समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली स्ट्रेस होती क्या है। तीसरी जो वजह है स्ट्रेस की नाज़रीन, वो है फ़िज़िकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन। जब आपको ज़हनी तौर पे, आपके जिस्मानी तौर पे और आपको इमोशनली तौर पे जो आप फेस करते हैं, तो ये एक तीसरी वजह है स्ट्रेस की। उसके बाद नाज़रीन, जो चौथी वजह है स्ट्रेस की, वो है हार्ट में बीट फास्टर और इर्रेगुलरली। जब आपका हार्ट बीट, आपकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो या प्रॉपर हार्ट बीट ना हो, तो उस वजह से भी आपको स्ट्रेस होता है, आपको थकावट होती है, आपको टेंशन होती है और बेचैनी होती है। उसके बाद नाज़रीन, जो दूसरी अक़साम कितनी हैं स्ट्रेस की, कितनी किस्में हैं, तो इसमें जो पहली किस्म है दैट इज़ यूस्ट्रेस और दूसरा है डिस्ट्रेस। अब यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो यूस्ट्रेस होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। गुड स्ट्रेस दैट हेल्प एंड मोटिवेट द डेडलाइंस। ये वो स्ट्रेस होता है जो कि एक अच्छा स्ट्रेस होता है, जो आपको हेल्प करता है, जो आपको मोटिवेट करता है। जो भी आपकी डेडलाइंस होती हैं, जो भी आपकी शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए ये आपको मोटिवेट करता है, ये आपको पुश करता है। तो इस स्ट्रेस को हम कहते हैं यू स्ट्रेस, विच इज़ अ गुड स्ट्रेस। जो दूसरा स्ट्रेस होता है विच इज़ कॉल्ड डिस्ट्रेस, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और ये आपको बहुत बुरी तरह से मुतासर करता है। बेड स्ट्रेस दैट मेक्स यू फील ओवरवेल्म्ड, यानी कि जो आपको बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार करता है, जो आपको मेंटली, फिज़िकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, तो हम इसको कहते हैं डिस्ट्रेस। तो डिस्ट्रेस जो है ये ज़्यादा टाइम, जो हम चीज़ों को सोचते वो एक टाइम के बाद हमारी पार्ट ऑफ पर्सनालिटी बन जाती है और वो हमें नेगेटिवली हमारे जिस्म पे, हमारे दिमाग पे, हमारी सोच पे, हमारी पर्सनालिटी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट करती है। हम उसको कहते हैं डिस्ट्रेस। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। अब चूँकि वर्क प्लेस स्ट्रेस बाय कंट्री, अब इसमें स्ट्रेस जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं आपके डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, उसकी वजह से आप तनाव का शिकार रहना। एक होती है आपकी वर्क प्लेस प्रॉब्लम। चूँकि वर्क प्लेस पे आपको डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा काम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। अब कंट्री वाइज़ अगर हम देखें तो कौन-कौन सी मुल्क में स्ट्रेस की क्या परसेंटेज है। तो सबसे पहले बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और आप अपने कलीग्स के साथ
जो है बहुत ज़्यादा compete करते हो, एफर्ट करते हो, अपने काम को बेस्ट करने की कोशिश करते हो, ओवर बर्डन रहता है, काम ज़्यादा होने की वजह से जो है यूनाइटेड स्टेट्स में चूँकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट जो है वो स्ट्रेस लेवल में सबसे हाई परसेंटेज है विच इज़ 80%। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में भी स्ट्रेस जो है वो ऑलमोस्ट 58% रहती है। ऑस्ट्रेलिया में अबाउट 39% वर्क स्ट्रेस रहती है और इसी के साथ अगर कनाडा की बात की जाए तो कनाडा में 58% स्ट्रेस जो है परसेंटेज रहती है अमंग द ओवरऑल पॉपुलेशन स्पेशली फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल्स। उसके बाद अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में 60% जो है वर्क स्ट्रेस रहती है और जापान में 56% जो है वो वर्क स्ट्रेस रहती है और फ्रांस में 49%। एंड अगर देखा जाए तो पाकिस्तान स्ट्रेस लेवल में सबसे कम है पे पाया जाता है विच इज़ 37%। विच मीन कि हमारे पाकिस्तान में एक तो वर्क बर्डन इतना ज़्यादा नहीं रहता और दूसरा ये है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं होता। इंस्टेड ऑफ हमें फोकस करने के कि हम अपने गोल पे, अपने एम्बिशन पे, अपने विजन पे, अपने लाइफ टाइम विजन मिशंस पे फोकस करें, हम लोगों के ऊपर फोकस करते हैं जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान में स्ट्रेस जो लेवल जो है वो बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही अच्छे लेवल पे पाया जाता है। इसके बाद अगर नाजरीन हम आगे बढ़ें तो यूएस कॉमन स्ट्रेसर्स वो वजूहात जिसकी वजह से आप स्ट्रेस का शिकार होते हैं, यानी जिसकी वजह से आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, थकावट का महसूस करते हैं या आप जो हैं ज़हनी तौर पे रिलैक्स नहीं फ़ील करते, आपको हमेशा टेंशन लगी रहती है और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें कॉमन जो स्ट्रेसर्स हैं यानी कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस रहती है, तो उसमें जो सबसे पहली और मेजर जो वजह है वो है फ्यूचर ऑफ आवर नेशंस। तो कौम के बारे में हम ऐसा जितना सोचते नहीं, लेकिन अगर बात की जाए तो हम अपनी लाइफ के, अपने बच्चों, अपनी फैमिली, अपने घर और अपने लोगों के बारे में थोड़ा बहुत जब अगर सोचते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम इसमें फैमिली को लेंगे, डोमेस्टिक लेवल पे आएंगे कि लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फ़िक्र करते हैं, अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये जो मेजर और फर्स्ट रीज़न है कि लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है हेल्थ कंसर्न्स। बहुत सारे लोग होते हैं वो मुख्तलिफ़ बीमारियों से गुज़र रहे होते हैं और उन्हीं बीमारियों को जहन में रख के वो ज़्यादा सोचते हैं और जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, उनके जहन पे, उसमें पर्सनालिटी पे, मेंटली, इमोशनली उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद नाज़रीन चूँकि मैं स्पीड में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी लंबी है और टाइम बहुत ही मैं चाहता हूँ कि लिमिटेड हो जाए, जितना कम से कम टाइम में मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूँ। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा स्पीड में जाऊँ और इस चीज़ को एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं कवर कर सकूँ। फाइनेंशियल एक वजह है जिसकी वजह से लोगों को अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा सोचते हैं और परेशान रहते हैं। काम की वजह से या तो काम ना होने की वजह से लोग परेशान रहते हैं, वो लोग जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, तो डेफ़िनेटली वो अपने काम के लिए ज़्यादा सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं और जिसकी वजह से वो अंडर स्ट्रेस रहते हैं। और उसके अलावा वो लोग जो काम पर हैं लेकिन काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से काम मैनेज नहीं हो पाता, तो वो लोग भी स्ट्रेस रहते हैं। यानी कि ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में स्ट्रेस जो है वो रहती है, कोई ना कोई वजह स्ट्रेस की ज़रूर बनती है। उसके बाद नाज़रीन पॉलिटिकल क्राइम भी होते हैं, यानी कि जो हमारे मुल्क में एज़ सच पॉलिटिकली क्राइम होते हैं, अपने मुफाद के लिए लोगों को यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना और पॉलिटिशियंस भी अपने जो है मफाद के लिए बाज़ औक़ात स्ट्रेस लेते हैं और उसमें स्ट्रेस की वजह से अपने आप को कामयाब करने के लिए, अपनी सक्सेस के लिए वो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। तो उसके बाद जो वायलेंस एंड थ्रेट, जैसे कि हमारे मुल्क में एक तो वायलेंस बहुत लड़ाई झगड़े की वजह से, इसमें डोमेस्टिक की डिफरेंट वजूहात हो जा सकती हैं। घर के अंदर भी लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके अलावा वर्क प्लेस पे होते हैं, माशरे में होते हैं और किसी को डराना, धमकाना, बाज़ औक़ात आपकी जॉब को से फायर करने की आपको थ्रेट किया जाता है कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपको फायर कर देंगे, निकाल देंगे। तो जिसकी वजह से जो लोग होते हैं वो स्ट्रेस लेते हैं। तो ये जो मेजर और कॉमन वजूहात हैं स्ट्रेस की। उसके बाद नाज़रीन आगे बढ़ते हैं तो स्ट्रेस एक्चुअली होता कैसे है? तो स्ट्रेस की डिफरेंट वजूहात
और भी डिफरेंट वजूहात हैं। स्ट्रेस इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन, यानी कि जो स्ट्रेस है वो हर एक के लिए डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है। हर किसी की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने इश्यूज़ होते हैं, अपनी थिंकिंग होती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रेस जो होता है हर एक के लिए मुख्तलिफ होता है। देयर आर मैनी काजेज़ ऑफ स्ट्रेस दैट कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट इंक्लूडिंग। तो बहुत सारी ऐसी वजह हैं जो कि आपके ऊपर आप वजूहात हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी के ऊपर नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती हैं। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है फेलिंग हेल्थ, जब आपकी हेल्थ जो है आपके फेवर में ना हो, सेहत ख़राब हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो ये पहली वजह। ट्रॉमा, बाज़ औक़ात कई लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ों का सदमा सा लग जाता है और उस सदमे की वजह से जो है वो स्ट्रेस लेते हैं। उसके बाद फाइनेंशियली प्रॉब्लम, एज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। काम ना होना या काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से स्ट्रेस होता है। और मेजर लाइफ चेंजेस, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप किसी नई वर्क प्लेस पे जाते हो, नए शहर में जाते हो, नई काम पे जाते हो, किसी नई जगह जाते हो, तो उसकी वजह से जो आपको स्ट्रेस महसूस होता है वो भी एक मेजर वजह है जो आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आती हैं। उसके बाद अब स्ट्रेस में 3 डिफरेंट जो हैं सिम्पटम्स होती हैं और उनकी मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्पटम्स होती हैं स्ट्रेस की, जिसमें सबसे पहली चीज़ फ़िज़िकल सिम्पटम्स, कि जो आप स्ट्रेस लेते हैं उससे आपकी फ़िज़ीक, आपकी बॉडी में कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं, पहले इसको हम कहते हैं फ़िज़िकल सिम्पटम्स। जो दूसरा सिम्पटम है दैट इज़ कॉग्निटिव सिम्पटम्स। और कॉग्निटिव सिम्पटम्स मीन योर नॉलेज वाइज। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऐसा काम दे दिया जाता है जो कि आपके इल्म में नहीं होता, तो आप उसको सोचते हो, ओवर थिंकिंग की वजह से आपको स्ट्रेस होती है। और बिहेवियरल सिम्पटम्स, जो आपके बर्ताव से होती है, जो आपकी बिहेवियर से होती है, जो आप लोगों के साथ बर्ताव करते हो, उसकी वजह से जो स्ट्रेस होती हैं। तो चलें वन बाई वन बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़िज़िकल स्ट्रेस की। फ़िज़िकल स्ट्रेस में आप क्या महसूस करते हो? पहली चीज़, लो एनर्जी। जो आपकी एनर्जी होती है वो बहुत आप लो, यानी कि बिल्कुल थके हुए, हारे हुए महसूस करते हैं। तो आपको एनर्जी जो होती है, ताकत जो होती है वो यानी कमज़ोरी महसूस होती है, व्हिच इज़ कॉल्ड लो एनर्जी। दूसरी जो वजह है हेडेक। तो आपके सर में या तो दर्द रहता है, बाज़ औक़ात दर्द रहता है, या कंटिन्यूसली बहुत ही हल्का सा दर्द रहता है, तो ये भी एक स्ट्रेस की वजह है। उसके बाद अपसेट स्टमक, यानी कि जो आपका मैदा है वो अपसेट रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मैदे में दर्द रहता है, ठीक है? और जो है आपका हज़मा यानी निज़ाम प्रॉपर्ली काम नहीं करता, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती, तो ये भी एक वजह बनती है। एक्ने और टेंसेंसेस टेंसन एक्ने और टेंसनेस। उसके बाद जो अगली वजह है वह है एक्ने एंड टेंसनेस। तो एक्ने मतलब आपके कील महासे वगैरह आपके फेस से आ जाते हैं और आपको तनाव का एहसास होता है। चेस्ट पेन, आपकी छाती में दर्द रहता है। इंसोम्निया, आपको प्रॉपर्ली नींद नहीं आती, ये भी एक वजह है। फ्रीक्वेंट कोल्ड्स एंड इन्फेक्शन, यानी कि आपको बाज़ औक़ात सर्दी लगती है और बाज़ औक़ात जो है आपके जिस्म में कोई ना कोई इन्फेक्शन रहता है, तो ये भी वजह है। हाँ, कौन सी वजह, कौन से सिम्पटम्स? फ़िज़िकल सिम्पटम्स। अब आगे बढ़ते हैं कॉग्निटिव सिम्पटम्स की तरफ और कॉग्निटिव सिम्पटम्स के ऊपर बात करते हैं। कॉग्निटिव सिम्पटम्स के ऊपर सबसे पहले जो है वो है कॉन्स्टेंट वरीइंग, यानी कि आप किसी चीज़ के लिए कंटिन्यूसली सोचना, किसी चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद रहना। तो ये एक जो वजह है, ये आपके कॉग्निटिव सिम्पटम्स में से एक है कि आप किसी चीज़ के बारे में लगातार सोच रहे हो, किसी चीज़ के हवाले से कोई काम है, कोई चीज़ है, कोई मकसद है जिसको आप अचीव करना चाहते हो और आप कंटिन्यूसली उसके हवाले से सोचते हो कि इसको कैसे जो है अचीव किया जाए। उसके बाद है रेसिंग थाट्स। रेसिंग थाट्स से जैसे हम कहते हैं जो रेसिज़्म होती है, उस हवाले से कुछ लोग होते हैं अगर वो काले हैं तो उनको ये स्ट्रेस रहता है कि मुझे काला क्यों समझा जाता है, हाइट की वजह से, आपकी फेशियल स्ट्रक्चर, पर्सनालिटी की वजह से। तो ये बहुत सारी जो रेसिंग थिंकिंग होती हैं वो कुछ लोग सोचते हैं अपनी हाइट के, कुछ लोग सोचते हैं अपने मोटापे की वजह से, कुछ लोग जो हैं अपने फेस के ऊपर कील महासे और ये चीज़ें। तो मुख्तलिफ जो होती हैं इसकी भी वजह हो सकती हैं। फॉरगेटफुलनेस, इसकी एक वजह ये भी है कि आप चीज़ों को भूलने लगते हो। और उसके बाद इनअवेलेबिलिटी ऑफ फोकस, आप किसी काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते बिकॉज़ आप किसी एक चीज़ को लेके चलते हो, सडनली आप वहीं छोड़ के किसी और काम, तो आप एक ही प्रॉपर जो टास्क होता है उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते। पुअर जजमेंट, उसमें ये होता है कि आप
के अंदर जो सब्र होता है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि आप किसी भी चीज़ को अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से जज करते हो, प्रॉपरली उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते। जो आपको सही लगता है आप वही समझते हो उसको। उसके बाद जो होता है बीइंग पेसिमिस्टिक एंड सीइंग ओनली द नेगेटिव साइड्स। तो यहाँ पे पेसिमिस्टिक्स जो होता है वो ये होता है कि जो मुझे सही लगता है या जो मुझे गलत लगता है वही, हम चीज़ों की एक्चुअल फैक्ट्स को समझने की कोशिश नहीं करते, वही समझते हैं जो हमें सही लगता है या वही कहते हैं जो हमें सही लगता है। हम उस चीज़ की जो ओवरऑल डेप्थ होती है, उसके फैक्ट्स होते हैं, उनको समझने की कोशिश नहीं करते और हम पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक चीज़ में 10 पॉइंट्स अच्छे हैं और एक नेगेटिव ख़राब है, तो हम उन 10 को नेगलेक्ट करके हम उस एक जो नेगेटिव पॉइंट है उसी को लेके आगे चलते हैं और उसी के बेस के ऊपर हम ओवरऑल जो है डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसी के साथ चूँकि कॉग्निटिव सिम्पटम्स को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, तो अभी हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरल सिम्पटम्स। तो बिहेवियरल सिम्पटम्स में क्या होते हैं? चेंजेस ऑफ एपेटाइट, यानी कि आपकी जो डाइट होती है आप उसमें तब्दीली लाते हो, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात आपकी पर्सनैलिटी पे पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुछ नया फूड लेते हो जो कि आपको अच्छा लगता है और आप उसको यूज़ करते हो, लेकिन आपकी जो स्टमक है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है? तो इस तरह बहुत सारे लोगों की डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों को घी हज़म नहीं होता है, कई लोगों को एग्स से प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को ऑयल से प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को चिकन से प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को मीट से प्रॉब्लम होती है, कई को कैमल मीट से, बीफ से प्रॉब्लम होती है कि उनका जो स्टमक है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। तो अगर हम उस चीज़ को लेने लग जाएँ तो डेफ़िनेटली ये भी हमारे लिए एक स्ट्रेस का सबब बनता है, क्योंकि हमारी जो हेल्थ होती है वो ख़राब होती है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। उसके अलावा इंक्रीज़ यूज़ ऑफ अल्कोहल एंड सिगरेट्स। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें ज़्यादा स्ट्रेस होती है, ज़्यादा ओवरथिंकिंग और ज़्यादा ओवरथिंकिंग की वजह से हम क्या करते हैं कि उसको ओवरकम करने के लिए हम सिगरेट्स, तंबाकू नोशी या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत तरीका है और इसी वजह से भी आपकी बॉडी जो है वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट होती है और आप चूँकि स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए ये चीज़ें कंज़्यूम करते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही चीज़ें सबब बनती हैं स्ट्रेस की। आप और लेते हो और स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी जो है वो इफ़ेक्ट होती है। इसके बाद नर्वस बिहेवियर यानी कि आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हो, आप नर्वस रहते हो। नर्वसनेस में जो मेजर चीज़ें हैं सच एज़ नेल बिटिंग, फेट गेटिंग एंड पैसिंग, यानी कि आप जो है चीज़ों को बोलते हो, इग्नोर करते हो, नर्वस और अजीब सा बिहेवियर करते हो और अपने नाखूनों को काटते हो, तो ये भी जो है नर्वस बिहेवियर में से एक सिम्पटम्स है दैट कॉजेज़ स्ट्रेस। ओके, तो आगे चलते हैं। अब चूँकि जब स्ट्रेस आपको होगा तो आपको कैसे फ़ील होगा कि आई एम सफ़रिंग थ्रू स्ट्रेस, तो उसके लिए कुछ सिम्पटम्स हैं जो कि अगर आप जानेंगे तो डेफ़िनेटली आपको रियलाइज़ होगा कि येस आई एम सफ़रिंग थ्रू द स्ट्रेस। उसके लिए हम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स भी इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, लेकिन चूँकि मेन चीज़ है उस प्रॉब्लम्स को, उन रीज़न्स को, उन वजूहात को अंडरस्टैंड करना, उनको समझना, ये एक इम्पोर्टेंट वजह है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो चूँकि सबसे जो पहली वजह मैंने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस की कि हेडेक, आपके सर में दर्द होता है, बाज़ औक़ात होता है या कंटिन्यूसली होता है या बहुत ज़्यादा होता है या बहुत कम होता है, लेकिन समहाउ दिस इज़ द फर्स्ट सिम्पटम्स दैट यू फील व्हाइल यू आर सफ़रिंग फ्रॉम द स्ट्रेस। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है हार्ट, यानी कि ओवर टाइम हाई ब्लड प्रेशर डैमेजेस योर आर्टरीज विच could leads you an increased risk of the heart attack। तो जब आप ज़्यादा सोचते हो या स्ट्रेस लेते हो तो इससे क्या होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है या कम होता है, लेकिन दोनों सर्कमस्टांसेस में समहाउ ये इफ़ेक्ट करते हैं आपकी आर्टरीज़ पे, आपकी वेन्स पे, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कमज़ोर होती हैं और बाज़ औक़ात ये सबब बनती हैं हार्ट अटैक की। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंटेस्टाइन्स, इसमें हमारी जो आंतें होती हैं वो किस तरह से इफ़ेक्ट होती हैं, कैन काज डायरिया। जब भी हमारी आंतें सफ़र कर रही हों स्ट्रेस से तो उसमें ये होता है कि एक तो डायरिया होता है, यानी कि आपको दस्त होंगे। उसके अलावा
can cause diarrhea, constipation, indigestion, and bloating from decreased न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन। तो उसमें क्या होता है कि बाज़ औक़ात आपको कब्ज़ रहता है, आपको और दस्त होते रहते हैं, और इसके अलावा जो है आपका निज़ाम में इंतज़ाम प्रॉपर्ली काम नहीं करता, और ये चीज़ आपकी बॉडी के ऊपर जो ऑब्ज़र्व न्यूट्रिशंस हैं वो ऑब्ज़र्व नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात की जाएँ, मेटाबॉलिज़्म जो है स्पेशली इस सूरत में इफ़ेक्ट होता है। अगर आपका मेटाबॉलिज़्म प्रॉपर्ली काम करता है, बैलेंस रहता है, तो आप जो भी खाते हो उसके अंदर जो भी विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं, ये आपकी बॉडी के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करते हैं। यानी कि आप जो भी खाते हो उसके अंदर जो भी विटामिन्स अवेलेबल होते हैं, ये आपकी बॉडी को मिलते हैं, और आपका जो फूड होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू एनर्जी एंड ब्लड में, और ये आपको लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मेटाबॉलिज़्म मिसबैलेंस्ड है, उस सूरत में ये होता है कि आप जो भी चीज़ खाओ, चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जितनी फुल ऑफ न्यूट्रिशन क्यों ना हो, लेकिन वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होती है इनटू वेस्ट और फैट में। यानी बाज़ औक़ात जो है आपको जिस्म आप जितना भी खाते हो आपको कमज़ोरी ही महसूस होती है। उसकी वजह ये है कि आपका मेटाबॉलिज़्म जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करता, और जिसकी वजह से आपका जो फूड है वो एनर्जी और ब्लड में कन्वर्ट होने के बजाय ये वेस्ट और फैट में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से आप के ऊपर मोटापा होता है, और जो है आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, भले आप जो भी खा लो। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है रीज़न है। उसके अलावा स्ट्रेस लेने से बहुत सारे बिजनेसमैन और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि स्ट्रेस लेते हैं, और इससे उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये भी बहुत हद तक इफ़ेक्ट होता है, और वो मेंटली जो होता है प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं होता। इंटरफेयर्स विद द हार्मोन्स प्रोडक्शन व्हिच मे मेक इट हार्डर टू कंसीव फॉर फीमेल्स। दिस कैन ऑल्सो काज इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। तो चूँकि मेंस के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करते, और दे आर सफरिंग थ्रू सो मैनी मेंटल प्रॉब्लम्स। लेकिन फॉर द वीमेंस अगर वो स्ट्रेस से गुजर रही हों, तो उसका जो मेजर इम्पैक्ट होता है उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर वो होता है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। तो जो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं वो प्रॉपर्ली नहीं होते। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपका स्ट्रेस है उसका इफेक्ट आपकी स्किन के ऊपर भी होता है। तो स्किन बिकम्स द मोर सेंसिटिव एंड रिएक्टिव, कॉजिंग hair loss, brittle hair and the nail acne and delayed tissue repairs। तो उसमें ये होता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके फेस के ऊपर महासे, दाग, धब्बे आना शुरू हो जाते हैं, और उसके अलावा आपका हेयर लॉस होता है, बाल गिरते हैं, और जो है आपके नाखून जो हैं वो कलर चेंज हो जाता है, और ये भी काफ़ी हद तक इधर-उधर मुड़ जाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो अगर आपको कोई चोट लगती है तो आपके जो टिश्यू हैं उनको जल्द रिपेयर नहीं करते। बाज़ औक़ात लोगों को जब चोट लगती है तो इमीडिएटली उनका ज़ख्म भर जाता है, और कुछ लोगों का जो ज़ख्म होता है वो काफ़ी टाइम के बाद जाके ठीक होता है। तो यही वजह होती है कि जो उनके टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्रॉपर्ली रिपेयर फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। इसी के साथ स्टोमक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज़ जो आपका मैदा होता है इफ़ेक्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम व्हिच कैन लीड टू द स्टोमक एक्स, नाइज़िया एंड अदर टमी ट्रबल्स। तो इसकी मेन जो वजह ये होती है कि आपके मैदे में दर्द, चूँकि आपका मैदा प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता, फूड डाइजेस्ट नहीं करता, इसी वजह से ये होता है कि आपके मैदे के अंदर जो है दर्द रहता है, और आपकी जो बाकी पेट से रिलेटेड जो होती हैं, मैदे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जॉइंट एंड मसल्स। तो ये भी एक वजह है कि आपको इंक्रीज़ इन्फ्लेमेशन, टेंशन, एक्ने, पेन्स, मसल्स टाइटनेस एंड द लोअर बोन डेंसिटी। तो उससे ये होता है कि आपके जोड़ों में भी दर्द महसूस होता है, और इसके अलावा आपको जो है वही महासे, दर्द होना, आपके मसल्स जो हैं वो टाइट हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी सिम्पटम है ऑफ स्ट्रेस। आगे चलते हैं, चूँकि मोस्ट इम्पोर्टेंटली इम्यून सिस्टम। तो अगर इम्यून सिस्टम की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस वीकेंड इम्यून सिस्टम, लीविंग यू मोर vulnerables and infection and longer in recovery time। तो ऑफ कोर्स जैसे कि कोविड के दौरान हर बंदा कहता था कि फ़लाँ बंदे का इम्यून वीक है, या इम्यून के ऊपर, इम्यून एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि आपके अंदर किसी किस्म की भी वायरस होता है या इन्फेक्शंस होते हैं उनको ओवरकम, उनको रिकवर करने के लिए काम करता है। तो ये भी एक बहुत ही मेजर जो वजह है, स्पेशली इम्यून सिस्टम के ऊपर भी स्ट्रेस जो है काफ़ी हद तक असरअंदाज होता है।
उसके बाद अगर बात करें एक दफ़ा दोबारा से इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं स्ट्रेस के, इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस की बात की जाए, बैक पेन आपके कमर में पीठ में दर्द रहता है, हेडेक सर में दर्द रहता है, हार्ट बर्न आपका दिल जलता रहता है, इंसोम्निया आपको प्रॉपर नींद नहीं आती, एपेटाइट चेंजेस और आप का हाज़मे निज़ाम इंहिज़ाम प्रॉपर्ली काम नहीं करता, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, हाई ब्लड प्रेशर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, चेस्ट पेन आपकी छाती में दर्द रहता है, डिप्रेशन आप जो हैं डिप्रेस्ड रहते हैं, परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, एंजाइटी बेचैनी रहती है, वेट गेन और वेट लॉस सम टाइम इसकी वजह से वेट जो है वो बढ़ता है, सम टाइम वेट घट जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीक इम्यून सिस्टम जो है आपका वीक हो जाता है। अब ये तो हमने ओवरऑल बात की कि स्ट्रेस है क्या, इसकी अलामतें क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, ये क्यों होता है, इसकी कितनी अक़साम हैं, ये तो हमने अभी समझ लिया। अब चलते हैं सल्यूशन के ऊपर कि अगर आप इन तमाम प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं तो उसके हल के लिए क्या किया जाए, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, उसके सल्यूशंस क्या हैं, उसके लिए होम रेमेडीज़ क्या हैं, उसके लिए टेक्निक्स क्या हैं। तो अभी हम बढ़ रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स की तरफ। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है इसी को अगर आप मैनेज कर लें अपनी लाइफ में तो डेफ़िनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहेंगे और हैप्पी रहेंगे और आप हेल्दी रहेंगे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में जो है अब डायग्नोज की तरफ जाते हैं कि हाउ टू डायग्नोज इट। तो डायग्नोजिशन में हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि इफ़ यू आर योर लव्ड वन, अगर आप या आपका कोई चाहने वाला, आपका दोस्त, आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बडीज़, आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स, एनीवन अगर वो इन प्रॉब्लम से गुज़र रहा हो तो पहली चीज़ ये है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपका डॉक्टर क्या करेगा, उस प्रॉब्लम्स को एवल्यूट करेगा और फाइंड आउट करेगा कि आपकी जो स्ट्रेस है उसकी एक्चुअली वजह क्या है। उसमें ये भी होगा कि आपका जो डॉक्टर है वो आपको थेरेपिस्ट या काउंसलर भी जो है रिकमेंड कर सकता है जो कि आपके स्ट्रेस को हैंडल करेंगे। लेकिन चूँकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक डॉक्टर के पास जाएं, वो हमें एक काउंसलर या जो है थेरेपिस्ट सजेस्ट करें। चूँकि इसमें 2 वजह होती हैं, एक तो टाइम और दूसरा मनी। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं इनको हम अवॉइड करते हुए हमने अपने थ्रू किस तरह से इन चीज़ों को ओवरकम करना है, इसी के ऊपर मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं तो दोबारा से उन्होंने यही बात बताई कि हाउ इज़ इट ट्रीटेड, इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। प्राइमरी केयर डॉक्टर हैव मैनी रिसोर्सेज टू हेल्प टू गेट ऑफ द सोर्स ऑफ स्ट्रेस इंक्लूडिंग काउंसलिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, रेफरल टू अ साइकोलॉजिस्ट। तो जो डॉक्टर होगा वो क्या करेगा, वो या तो आपको एक काउंसलर के पास भेजेगा या फिर आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बताएगा या फिर आपको किसी साइकाइट्रिस्ट के पास भेजेगा। रिसेंटली मैंने एक फ़िल्म भी देखी इस हवाले से, शाहरुख खान की फ़िल्म है जिसमें उनके साथ आलिया भट्ट हैं और लव यू ज़िंदगी, आई थिंक इस तरह से कोई नाम है। उसमें शाहरुख खान एक काउंसलर होता है और आलिया भट्ट कुछ मेंटल और स्ट्रेस मेंटल प्रॉब्लम से गुज़र रही होती हैं, वो उनके पास जाती हैं और वो उनकी डिफरेंट सेशन में हेल्प करता है। तो आप अगर चाहें तो उस वीडियो को भी उस फ़िल्म को भी अगर देखें तो वो भी आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगी। एनीवेज़ आगे चलते हैं तो अब इनकी बाकी अदर हल्स जो हैं, अदर सॉल्यूशन जो हैं, जो हम अपनी मदद के तहत, अपनी मदद आपके तहत कर सकते हैं और इसका बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आता है। तो फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली माइंडफुलनेस, द एबिलिटी टू बी फुली प्रेजेंट एंड नॉट ओवरली रिएक्टिव एंड ओवरवेल्म्ड बाय व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड अस। तो यू कैन प्रैक्टिस माइंडफुलनेस थ्रू मेडिटेशन। तो अगर आप अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं, इफ़ यू आर सफरिंग थ्रू मेंटल स्ट्रेस, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पहली जो चीज़ है दैट इज़ मेडिटेशन। तो आप मेडिटेशन के थ्रू अपना जो स्ट्रेस है उसको कम कर सकते हैं। उसके बाद लेट्स गो ऑफ अटैचमेंट्स ऑफ रिसेंटमेंट्स। तो लेट गो यानी कि जाने दो। अटैचमेंट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी स्पेसिफिक चीज़ के साथ आपको जोड़े रखती हैं और आप उनको सोचते रहते हो, अपने माइंड में रिपीट करते रहते हो। तो
उन चीज़ों को लेट गो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई गाड़ी चाहिए और आप उस गाड़ी को ही अपने माइंड के साथ, वो गाड़ी जो है आपकी थिंकिंग को अटैच किए हुए और आप उसके हवाले से सोचते हो, तो ये एक वजह बनती है स्ट्रेस की। या अगर आप किसी को चाहते हो या आप कोई कुछ करना चाहते हो, तो यही सारी चीज़ें होती हैं कि जो चीज़ आपके माइंड को किसी भी चीज़ के साथ अटैच रखी हुई है, लेट इट गो, उसको जाने दो। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, लिव इन अ मोमेंट्स। ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैं समझता हूँ कि लिव इन द मोमेंट्स। हम क्या करते हैं, या तो जी रहे होते हैं अपने पास्ट में, या हम जी रहे होते हैं अपने फ्यूचर में। फ्यूचर को सोच के भी परेशान रहते हैं और पास्ट को सोच के भी परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से अभी इस वक्त, इस लम्हे, इस मोमेंट मेरे पास जो भी खुशी है, मेरे पास जो भी फैसिलिटी है, मेरे पास अल्लाह का दिया जो कुछ भी है, मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं रहता। क्यों? क्योंकि या तो मैं अपने पास्ट में जी रहा हूँ या तो मैं अपने फ्यूचर में जी रहा हूँ। तो चूँकि दिस टाइम आई नीड टू एन्जॉय, अभी क्या लम्हा है, अभी क्या सिचुएशन है, अभी मेरे आसपास क्या है, कौन सी नियामत अल्लाह की अवेलेबल है, कौन सी चीज़ मुझे खुश कर सकती है, किस चीज़ की कमी है, हम इस चीज़ को नहीं देखते। हम जी रहे होते हैं या तो अपने पास्ट में और या फिर अपने फ्यूचर में। लम्हे में जियो, लिव इन अ मोमेंट। अब क्या करना है, जस्ट अगर आप अपने इस लम्हे में जियोगे, आई प्रॉमिस यू, यू विल नेवर हैव एनी स्ट्रेस। बिकॉज कल का मैं जितने भी सोच लूँ, इवन 24/आवर मैं अपने आने वाले कल का सोचूंगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि सोचने से कुछ होगा नहीं। आपको डेफिनेटली एफर्ट्स करेंगी, एफर्ट्स के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करनी चाहिए, लेकिन न कि हम उस चीज़ को लेके सोचते रहें, क्योंकि सोचने से कोई हासिल रसूख नहीं होता, उल्टा हमें मेंटली और फिज़िकली स्ट्रेस होता है। सिमिलरली पास्ट में जो गुजर गया, उसको मैं जितना भी सोच लूँ, उससे कुछ मेरा पास्ट चेंज होने वाला नहीं है। तो सिंपल एंड गुड फिलॉसफी, लिव इन अ मोमेंट, कि जो लम्हा है इसको जियो, जी भर के जियो। लिव योर ईच डे लाइक इट्स योर लास्ट। अपने हर दिन को ऐसे जियो जैसे तुम्हारा आखिरी दिन हो। सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव टू नो, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न, दैट हाउ टू लिव your each day like it's your last, which mean just enjoy the day fully as much as you want. So ignore the past and ignore the future. So this is something amazing. अदर स्ट्रेस, अदर जो टेक्निक्स हैं जो हमें हेल्प आउट कर सकती हैं टू ओवरकम आवर स्ट्रेस, स्ट्रेस लीव टेक्निक्स एट वर्क। हाँ, ऐसे लोग जो कि प्रोफेशनल्स हैं, जो काम करते हैं और जिनको वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, और ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि 95% ऐसे लोग होते हैं जिनको वर्क स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, इंक्लूडिंग मी। एक्चुअली आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम वर्क स्ट्रेस एज वेल। तो उसकी क्या वजह है, हम किस तरह से अपने वर्क स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं, तो उसमें जो हमारी फ़िलॉसफीज़ हैं, दैट शुड बी रिलैक्सिंग। हमने रिलैक्स रहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी रिलैक्स। Another thing, if you believe your work is a lot, you are doing your 100%, but unfortunately your working stress, you cannot concentrate, you cannot focus. So in this case, the best remedy is to step out and take a walk. Just go out of your office for 5 minutes, 10 minutes, just walk on the streets, drink a coffee and observe the things, the people, the environment around you, and just try to divert your mind from your work stress to other things. So it will help you. Most importantly, sometime what you need to do, you have to stretch at your desk. Stretch at your desk. This is a kind of exercise that will release your stress. You can stretch on your table like kida, okay, like different body movements you can do to relax your self. Listen to music. You can listen the relaxing music that relax your body, relaxing music. And most importantly, inhale and exhale slowly. Just inhale and exhale slowly. Just breathe in slowly and breathe out. Inhale and exhale slowly. Relax. आगे बढ़ते हैं. More stress relief techniques. मज़ीद क्या टेक्निक्स हैं? Very important video and very important thing that will help you.
तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम इसमें ये कर सकते हैं कि वी कैन एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। हेल्प द बॉडी कोप विद स्ट्रेस, स्ट्रेच, एरोबैटिक, एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, प्रैक्टिस इन अ ग्रुप एक्सरसाइज, कंसिस्टेंसी इज द की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ इनमें से कोई भी चीज़ करते हो, स्ट्रेचिंग करते हो, एक्रोबैटिक करते हो, एक्सरसाइज करते हो, बट रेजिस्टेंटली you have to keep going these things, not like you did it and you avoid, next time you don't need to do, so you have to be consistent. And most importantly जो है group, you have to be in the group, try to join different groups for exercising, for acrobatics, for yoga, for meditation, and it will give you more motivation and more good result. आगे चलते हैं। डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईट वेल, बैलेंसेस मील, ऐसा खाना खाएं जो कि आपकी डाइट को जो है अच्छे से कंट्रोल करे। कीप अ बैलेंस्ड डाइट, यू विल हैव अ बैलेंस्ड लाइफ। बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड लाइफ। सो वेरी इजी। अगर अच्छा खाना है डजेंट मीन कि आप पेट भर के इतना ज़्यादा खा लो कि जो आपकी बॉडी को नेगेटिवली इफेक्ट करे। कीप अ लाइट मील, गुड मील, गुड मील, थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ। ओके आगे चलते हैं। लिमिट अल्कोहल एंड कैफीन। अगर ऐसे मेरे दोस्त अहबाब जो कि ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं जिनके अंदर कैफीन पाई जाती है, या कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कैपुचिनो का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्रेसो का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मोका का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लाटे बहुत ज़्यादा लेते हैं, इन सारी चीज़ों के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है दैट इज़ कॉफ़ी बीन, और कॉफ़ी बीन्स के अंदर कैफीन पाई जाती है। एक्चुअली हम लेते इसलिए होते हैं कि ये चीज़ हमें रिलैक्स करे। पैनाडोल हम लेते हैं, डाइजेस्टिव टैबलेट्स हम लेते हैं, उसके अंदर भी कैफीन पाई जाती है जो कि टाइम भी हमें रिलैक्स करती है, लेकिन लॉन्ग रन में इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। ये आपकी बॉडी के ऊपर, आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती हैं। तो ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स। सो what is the stress management? This is very important. What I'm telling you, you have to practice it, you have to learn from this, and you have to implement in your life, and it will definitely help you in positive way without any side effects and without any negative effect and impact on your personality and on your body, especially on your mental health. आगे चलते हैं। स्लीप मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि आजकल हम सो नहीं पाते। हम ऑफिस में काम करेंगे, गाड़ी में मोबाइल यूज़ करेंगे, टेलीविज़न के ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे, अपने मोबाइल के ऊपर चैटिंग करेंगे, वीडियोस देखेंगे, यूट्यूब, टिकटॉक, सोशल मीडिया, एंड हमारी जो नींद है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर होती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छा सोएं। व्हेन स्ट्रेस्ड, जब आप थका हुआ फील करें, जब आप थके हुए हों, द बॉडी नीड्स एडिशनल स्लीप एंड रेस्ट। अगर आप 8 घंटे सोते हैं, लेकिन व्हेन यू फील स्ट्रेस यू सपोज टू स्लीप एडिशनल आवर्स, एक्स्ट्रा आवर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्लीप 8 आवर्स, देन you have to sleep 10 hours, 12 hours, 15 hours, as much you can sleep. Just relax and take rest as much as possible. Okay, let's go ahead. We missed one part. Yeah. So other techniques. We have more techniques, because when we talk about stress management, we should know every single terminology, every single thing that helping us to overcome our stress. So now the other stress is that there are some chemicals that produce your body, endorphins, and chemicals produced by the body to relieve the stress and pain. ये एक ऐसा केमिकल है जो कि आपकी बॉडी ही जनरेट करती है टू रिलीव स्ट्रेस एंड पेन। सो एंडोर्फिन रिलीज इज लिंक्ड टू कंटिन्यूस एक्सरसाइज। ये कैसे जनरेट होती है? जब आप कंटिन्यूस एक्सरसाइज करते हैं, आपकी बॉडी को मूव करते हैं, शेक करते हैं, मूवमेंट देते हैं, तो देन द रिजल्ट इज endorphins. That is a very important chemical to overcome your stress and your pain. आगे चलते हैं। अब इसके अलावा ये तो हमने टेक्निक्स की बात कर ली, लेकिन एक बहुत ही ज़बरदस्त टर्मिनोलॉजी जो कि यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, दैट इज़ ईट
रेनबो टू इम्प्रूव स्ट्रेस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। रेनबो, कोस कज़ा, 7 रंगें। तो यहाँ पे है ईट रेनबो। अब ईट रेनबो क्या है? बहुत ही बेहतरीन टर्मिनोलॉजी है। रेनबो से मुराद ये है कलर्स। कलर से मुराद रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, वाइट। अब हमने इन चीज़ों को, रंगों को खाना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम रेड की बात करें तो रेड के अंदर हमें क्या खाना चाहिए? स्ट्रॉबेरी खाना चाहिए, एप्पल खाना चाहिए, वाटरमेलन खाना चाहिए, टमाटो खाना चाहिए और स्ट्रॉबेरी। तो रेड पेपर, कैप्सिकम जिसे हम कहते हैं रेड कैप्सिकम पेपर, तो ये चीज़ें हमें खानी चाहिए। ये क्या करती हैं? लाल जितनी भी चीज़ें हैं उनके खाने से क्या होता है? टू इम्प्रूव हार्ट एंड ब्लड हेल्थ एंड सपोर्ट जॉइंट्स। ये क्या करती हैं? आपके हार्ट को और आपके ब्लड को की जो हेल्थ होती है उसको इम्प्रूव करती हैं और सपोर्ट करती हैं आपके जॉइंटों को। ऑरेंज की तरफ जाते हैं। ऑरेंज रंग की जो चीज़ें हैं उसको खाने से क्या होता है? टू प्रिवेंट कैंसर एंड प्रमोट कोलेजन ग्रोथ। तो अगर ऑरेंज चीज़ों में हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है कैरेट, गाजर, माल्टा, ऑरेंज, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, और उसके अलावा आड़ू, और जो है कद्दू, रेड मेलन। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हमें बहुत ही ज़बरदस्त जो हैं ये हेल्प करती हैं टू प्रिवेंट कैंसर को ओवरकम करने में और प्रमोट कोलेजन ग्रोथ। ठीक है, आगे चलते हैं येलो में। तो येलो में हमारे पास क्या जाता है? कैप्सिकम, बट येलो वन, येलो पेपर। उसके बाद पाइनएप्पल, नाशपाती आ जाता है, मैंगो आ जाता है, बनाना आ जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं येलो, इनको खाने से क्या होता है कि इट हेल्प्स योर हार्ट, विजन, डाइजेशन एंड इम्यून सिस्टम। जितनी पीली चीज़ें हैं ये हेल्प करती हैं आपको, आपके दिल को हेल्थ को जो है अच्छा करती हैं, आपकी आँखों की नज़र को, बीनाई को, डाइजेशन, आपके मैदे को, और उसके अलावा आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एम्पावर करती हैं। अब आगे चलते हैं ग्रीन की तरफ। तो ग्रीन में हमारे पास आ जाती हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पेशली ब्रोकोली, green apple, you can say different salads, cucumber and kiwi। सो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। अब ये क्या करती हैं? पावरफुल डिटॉक्सर्स, फाइट फ्री रेडिकल्स, इम्प्रूव इम्यून सिस्टम। तो ये डिटॉक्सर्स जो होते हैं, जो नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं आपकी बॉडी में, इफ़ेक्ट्स को, उनको अच्छे से वो करता है, प्रोटेक्ट करता है और आपकी फ़ाइट करता है जो भी नेगेटिव चीज़ें जो आपके इम्यून को इफ़ेक्ट करती हैं। अब ब्लू और पर्पल्स में हमारे पास क्या आ जाती हैं? इसमें अब ये करता क्या है? इम्प्रूव मिनरल एब्जॉर्प्शन, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स। ये भी बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसके अंदर आपके पास आ जाते हैं रेड रेडिश, आपके पास आ जाता है चुकंदर, आपके पास आ जाता है ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स, एंड उसके अलावा आपके पास आ जाता है एग प्लांट, विच इज़ भी जो हम कहते हैं बैंगन, एंड टूथ, ब्लैकबेरीज। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं आपकी बॉडी के लिए। इसके बाद हम आगे अगर जाएं तो इसमें मज़ीद जो टेक्निक्स हैं, स्ट्रेस रिलीव टेक्निक्स जो फर्दर हैं, उसमें आप कह सकते हैं टेक टाइम फॉर आवर सेल्स। अपने लिए टाइम निकालें, अपने जिस्म के लिए, अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालें। जर्नल एट नाइट बिफोर बेड टू गेट थॉट्स आउट। तो यह है कि अपने डिफरेंट बुक्स पढ़ें, जर्नल्स पढ़ें जो आपको रात को, तो आपका माइंड जो है वो डिफरेंट चीज़ों में डाइवर्ट होता रहेगा। जॉइन एन इंटरेस्ट ग्रुप सेंटर्ड ऑन द हॉबी, स्पोर्ट, सोशल एक्टिविटीज़। तो ऐसे ग्रुप ज्वाइन करें या ऐसी हॉबीज़ आपकी होनी चाहिए जैसे कि फ़ुटबॉल, क्रिकेट, सोशल एक्टिविटीज़, तो उनमें पार्टिसिपेट करें। वॉलंटियर करें, यानी कि देना सीखें जो आपको मेंटली अच्छा फ़ील करवाएंगी। किसी की हेल्प कर दी, किसी को उधार दिया, किसी को ज़कात दी, किसी को सदका दिया, किसी को कोई चीज़ फ्री दी, किसी की हेल्प कर दी। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको मेंटली बहुत ही अच्छा फ़ील करवाती हैं। इसके बाद लर्न टू से नो। ये कहना सीखें कि नो।
बहुत दफ़ा जब हम नो नहीं कर पाते तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई कर्ज़ा मांगेगा, आप उसको कहोगे पैसे दे देंगे, बाद में आप अपने लिए ही टेंशन का सबब बनता है। तो बेहतर चीज़ ये है, ये कहना सीखो नो। कोई आपसे ऐसी चीज़ मांगे जो कि आप मैनेज नहीं कर सकते, आप नहीं उसको अफोर्ड कर सकते, सिंपली से नो। इंस्टेड कि हम येस कर दें और बाद में हमारे लिए ही प्रॉब्लम बने। तो से लर्न नो टू से लर्न टू से नो, यानी कि ये कहना सीखें कि नहीं, सॉरी। उसके अलावा जो फर्दर टेक्निक्स हैं, अपनी ज़िंदगी को मुख्तसर रखें, सिंपल ज़िंदगी रखें। सेट अचीवेबल गोल्स, ऐसे गोल अपने लिए सेट करें जो कि आप इजीली अचीव कर सको। बी विलिंग टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, कोशिश करें कि जिसके साथ आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो है ऐसी बातें हुई हों, ऐसी चीज़ें हुई हों जो कि आर्गूमेंट का सबब बनी हों, कोशिश करें लोगों के पास जाएं, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने की कोशिश करें। किसी के साथ नाराज़गी है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के बाद अगर हम आगे जाएँ तो यहाँ पे है डिस्कस बर्डन विद अदर्स। ऐसे लोगों के साथ अपने बर्डन डिस्कस करें जो कि आप समझते हो कि ये आपको उस मसले का हल दे सकते हैं या जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो। ऐसे लोगों के साथ अपना कोई भी बर्डन, कोई प्रॉब्लम शेयर ना करें जो कि बाद में आपके लिए ही प्रॉब्लम का बायस बने। तो ऐसे लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें जो आप समझते हो कि दे कैन हेल्प यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डोंट वरिंग अबाउट थिंग्स दैट कांट बी कंट्रोल। ऐसी चीज़ों के ऊपर सोचना ही छोड़ दें जो यू बिलीव यू कैन नॉट कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंटरनल फैक्ट, यू कैन से इंटरनल होती हैं और एक्सटर्नल होती हैं। तो इंटरनल जो फैक्टर्स होते हैं वो आप कोशिश करते हैं कि आप उनको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अपने अंदर की खूबियों को, खामियों को आप कंट्रोल कर सकते हो, अपने घर के मसाइल को आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो, विच इज़ कॉल्ड इंटरनल फैक्टर। और एक्सटर्नल फैक्टर की बात की जाए कि मेरे घर के बाद मेरे पड़ोसियों को कैसे कंट्रोल करना है, मेरे कलीग्स को कैसे कंट्रोल करना है, मेरे माशरे के लोगों को कैसे कंट्रोल करना है, दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर नॉट कंट्रोलेबल। उसके हवाले से सोचना ही छोड़ दें। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसको आप इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको सोचना ही छोड़ दो। अगर मैं अपने लोगों को सुधारूँ, मैं अपने माशरे को सुधारूँ, मैं अपने रिश्तेदारों को सुधारूँ, मैं अपने दोस्तों को सुधारूँ, मैं अपने भाइयों को सुधारूँ, तो सुधारने के जो ये जो चीज़ है जो कि नॉट इन योर कंट्रोल, विच इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल, इग्नोर इट, फॉरगेट इट। And most importantly, break down the difficulties into the smallest parts, then work on the easiest part first. तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं वो मुश्किल है, तो आप पहले क्या करें, उनको ब्रेक डाउन करें, उनको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर गोइंग टू मेक दिस लैपटॉप, इसमें जो आप पहले क्या करो कि इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दो। उसके बाद जो सबसे आसान पोर्शन है उसको लेके चलो, आसान से मुश्किल की तरफ जाते जाओ। अगर आप मुश्किल से आसान की तरफ जाते जाओगे तो इन द बिगिनिंग में भी आपकी जो होगी एनर्जी वो वेस्ट हो जाएगी। तो डेफिनेटली आप इसी चीज़ों को अप्रोच करने से पहले ही आप क्विट कर जाओगे। लेकिन बेटर ये है कि जो भी आपका काम है, डिफ़िकल्ट काम है, उसको पहले ब्रेक आउट करो इनटू स्मॉलेस्ट पार्ट एंड देन स्टार्ट फ्रॉम द ईजीएस्ट वन। जो सबसे आसान है वहाँ से स्टार्ट करो। उसके बाद आगे चलते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मज़ीद जो इसमें टेक्निक्स आपको मिल सकती हैं फॉर अ गुड हेल्थ, एंड दैट इज़ बी फिज़िकली एक्टिव। साइकिलिंग करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। उसके बाद ईट राइट, सही चीज़ें खाएं, फ्रूट खाएं, वेजिटेबल्स खाएं और ऐसी चीज़ें खाएं जो आपको प्रोटीन प्रोवाइड करें। ड्रिंक इन मॉडरेशन, और बहुत ज़्यादा जो हैं वो ना पिएं, स्पेशली अल्कोहल, शराब, ये चीज़ें। अप टू 1 ड्रिंक डे फॉर वुमेन, अप टू 2 ड्रिंक फॉर अ मैन। ठीक है, 2 ड्रिंक्स होनी चाहिए, चाहे जो भी है, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक है तो वो भी ऑलमोस्ट, अगर आप फॉर एग्जांपल पेप्सी पीते हैं, कोई भी जूस पीते हैं, कोई भी ड्रिंक पीते हैं, तो कोशिश करें कि औरतों के लिए जस्ट 1 ड्रिंक और मर्दों के लिए 2 ड्रिंक्स। और बाकी हार्ड ड्रिंक्स हैं तो वो तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, यू हैव टू अवॉइड दैम। तो ये थी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब को काफ़ी कुछ सीखने को मिले होगा। और अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो डेफ़िनेटली आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिली होगी और मिलेगी।
तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें, और फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें, और बाकी जो भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको भी लाइक करें और सपोर्ट करें। तो इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद जमील राजहान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज़ इन तमाम चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको अच्छा और पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। इसी के साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।